नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत देहरादून से आ रही खबर के साथ। दरअसल यहां पर वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर गुरु घर में माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के बलिदान को नमन किया और ये भी कहा कि वीर बाल दिवस हमें ये स्मरण करवाता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अल्प आयु में जिस अदम्य साहस और दृढ़ आस्था के साथ अत्याचार के सामने शीश झुकाने से इनकार किया, पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में आयोजित ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, संस्कार और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मैं सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूं और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास में, इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए था। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। चंपावत के लोहा घाट में मुख्यमंत्री धामी ने खेल के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। आपको ये बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लोहा घाट के छमनिया चोड़ में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। तो वहीं बीजेपी मंडल महामंत्री अजय बिष्ट और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बालिका खेल के क्षेत्र में ये एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण लगभग 500 नाली भूमि में करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन अगर ये महिलाओं के लिए, छात्रों से छात्राओं के लिए जो ये कदम उठाया है, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। निर्माण कार्य शुरू से फायदा बहुत ज़्यादा है इसमें भी, अगर क्योंकि आज जिस प्रकार से हर जगह स्पोर्ट्समैनों की बहुत ज़्यादा वक़्त है और हमारी छात्राएं आपके साथ इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आएंगी और अपनी लगन से इस क्षेत्र में कार्य करेंगी, उन्हें बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी। धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री जी महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आपने के प्रयासों से यह जो है प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की यहाँ पर जो छमनिया में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया। आगामी जो आगे इस क्षेत्र में जो ये छमनिया कॉलेज बन रहा है, इससे जो है महिलाओं, छात्राओं को इस कॉलेज खुलने से बहुत सहूलियत मिलेगी और दूर दराज से यहाँ लोहाघाट इस पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से यहाँ पर इस कॉलेज में यहाँ एडमिशन लेंगे और कई आगे में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे यहाँ के लोकल के और हमारे प्रदेश के कई लोग इसमें अपना प्रतिभा करके अपना देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। रुड़की से खबर है, जहां पर जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नारसन विकास खंड के न्याय पंचायत लिब्बरहेड़ी में
अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिसमें गन्ना राज्य मंत्री नेता श्यामवीर सैनी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो वहीं इसी दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया, यानी समाधान किया। साथ ही साथ कुछ समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत करवा दिया गया। तो वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने इस दौरान ये कहा कि जन जन की सरकार जनता के द्वारा इस कार्यक्रम में आई समस्याओं के निराकरण कर मौके पर ही उसका समाधान दिया गया। साथ ही साथ कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हम किसान हैं, किसानों की प्रमुख समस्या यही है कि उसकी फसलों का अगर सही भाव है वो मिल जाए। हमारे यहाँ फ्लड आया था सितंबर और जुलाई के माह में, इसके लिए हमने वहाँ का सर्वे कराया, रासो टीम ने किया और आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया कि किसानों को भी फसल का जो उचित मुआवजा है वो मिलेगा और हम उससे संतुष्ट हैं इनकी बात से और हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी उसका मुआवजा मिल जाएगा। ये पहले ने कहा था कि आप शौचालय बना लेना और आपको अनुदान मिल जाएगा। तो मैंने एक बार कभी ग्राम प्रधान के वो कभी पिछली प्रधान जो गई योजना उसमें भी मैंने ऑपरेशन दी थी एक, जहाँ ये खुली बैठक होती हो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब तो नया प्रधान चल रहे, बिना अवगत करा दिया। तो ये कोशिश करेंगे प्रधान तो ठीक काम करे, फिलहाल के जो चल रहे हैं जल्दी करवा देंगे। हाँ, ये एचडीएम साहब को मैंने आश्वासन दिया मुझे कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने लिख भी लिया, नोट कर लिया। शौचालय तो बना देता, फिर उसका अनुदान अब तक नहीं मिल पाया। और मेरी 6 बीघे जमीन है और सर उस पर जो पानी की नाली जाती थी सर, वो बराबर वालों ने मट्टी उठवा दी और वो नाली बिठाई गई, इसलिए वहाँ सिंचाई बाधित होगी और अब मेरी फसल सूख रही है वहाँ पर। हाँ, देवेंद्र विजयपाल सर के सामने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री सरकार निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आज लिबरेडी न्याय पंचायत में लिबरेडी गांव में आयोजित किया जा रहा है। उसमें से 23 विभाग चिन्हित है। वो लोग अपना अपना स्टॉल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या योजना है, कैसा उसको जोड़ना है और किस किस का योजना में अभी भी जुड़े नहीं है या किसी का विवादित सेवाएं है, संबंधित सेवा है, उससे लंबित प्रकरण है, उसको भी निस्तारण कर रहे हैं। यही हमारा मुख्यता था आज। उसके अलावा भी आज लोगों का शिकायत भी सुनवाई गया। लगातार 21 शिकायतें प्राप्त हुई हमारे लिए और उसमें से कई समस्या निर्माण के बारे में थे और कई समस्या किसी का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसा वाले समस्या थे। उसको संबंधित विभाग को, फील्ड वर्कर को आज ही जाके निस्तारण करने के लिए भी कह दिया। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जनपद हरिद्वार में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे सभी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं और आज यहाँ 23 विभागों के अधिकारी और हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, बीडीओ सभी यहाँ आए हुए हैं और जो समस्याएं जो आम जन की यहाँ पर आ रही हैं उन सब का समाधान अधिकारी यही कर रहे हैं और ऑन स्पॉट, और जो समय दिया जा रहा है नियत समय में उसका करेंगे और इसका बहुत अच्छा जो रेस्पॉन्स इसका मिल रहा है। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। अब आपको बताया जाए हरिद्वार में नए साल के स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर है। तो वहीं दूसरी तरफ इस खास मौके पर हरिद्वार पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय और अलर्ट मोड पर है। आपको ये बताते चले कि एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल ने ये बताया है कि शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि नियमों का पालन करें ताकि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का साफ कहना है कि आनंद लेना जरूरी है, लेकिन दूसरों की सुविधाएं और कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए ही जश्न मनाया जाए। कोई भी अराजकता ना हो, कोई भी इस तरीके की दिक्कतें ना आए, उसके लिए हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि अत्यधिक ध्वनि विस्तार यंत्रों का कम से कम प्रयोग करें। इस नववर्ष की जो उसको हर्षोल्लास से मनाएं और कम ध्वनि का
हरिद्वार में एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में अपराध समीक्षा गोष्ठी संपन्न की गई, जिसमें नवंबर महीने में घटे अपराधों और उनके खुलासे की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही साथ नए साल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ विशेष ट्रैफिक और फायर सेफ्टी प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। तो वही गौकशी के मामलों में ढिलाई बरतने पर एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल ने नाराजगी व्यक्त की है। नशा और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही साथ वसीम हत्याकांड और लक्सर गोलीकांड के खुलासे पर पुलिस टीमों को बधाई भी दी गई है। तो प्रमींद्र सिंह डोभाल ने बाकायदा समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने अभी तक की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी। हालांकि आने वाले त्योहारों में, आने वाले मौक़ों पर जो कानून व्यवस्था है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, इसकी समीक्षा उन्होंने इस बैठक में की है। बागेश्वर के जिला मुख्यालय में तालुका मोटर मार्ग को जोड़ने वाला मजिया खेत तुनुरा बाईपास का कई सालों से डामरीकरण का काम पूरा न होने के चलते स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आपको ये बताते चले कि इस बाईपास में बड़े वाहनों के चलने से रास्ता गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द इसके डामरीकरण करने की मांग की है। हालांकि इस मामले को लेकर विधायक पार्वती दास का कहना है कि शासन से इस बाईपास के डामरीकरण के लिए बजट स्वीकृत करवा लिया गया था। कुछ लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मामला जिला कोर्ट में डाल दिया गया और कोर्ट के निर्णय के बाद से ही कार्य संभव हो पाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिलाया। कोर्ट में लंबित है, इसको हम जब वहाँ से जो निर्णय आएगा तभी करवाएंगे और नहीं तो इसका तो अभी डामरीकरण का भी था सरकारी तौर पर, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक हम उसको नहीं कर सकते। चंपावत के लोहा घाट में 18 दिसंबर को एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर परीक्षण के तौर पर लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का कई जगह टैक्सी चालकों ने विरोध किया, आपत्ति दर्ज की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को बंद करने की मांग की है। टैक्सी चालकों का साफ कहना है कि वन वे लागू होने से उनके व्यवसाय में फर्क पड़ रहा है, उनकी आमदनी में इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा टैक्सी संचालकों का कहना है। को मरीजों को लाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ से ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा माल है हमारे पास, माल जो भी ला रहे हैं गांव से, आजकल संतरा माल्टा वहाँ मीना बाजार दुकानों में पहुँचाने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर गाड़ी घुमानी पड़ रही है। ये दिक्कतें हो रही है। तो शासन प्रशासन से ये मांग है कि वन वे हटाया जाए। वन वे में दिक्कत है, जैसे हमसे कोई मरीज कहता है कि हॉस्पिटल में छोड़ दो, तो हमें नीचे से घुमा के 6 किलोमीटर राउंड पड़ जाता है हमारे लिए, 3, 4.5, 5 किलोमीटर, तो उसमें देखो मरीज को पैसा फालतू पड़ जाता है। व्यवस्था होने से सभी गाड़ियाँ नीचे से होने से टैक्सी स्टैंड में जाम का ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है, जिससे कि यहाँ जाम ज़्यादा लग रहा है। सब गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, ऊपर से गाड़ियाँ कम जा रही हैं। वन वे होने के कारण ऊपर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, सब इसी रोड से आ रहे के चक्कर में यहाँ ज़्यादा जाम लग जा रहा है। वन वे से बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी वाले कोई ऊपर आ ही नहीं रहा है और पैसेंजर गाड़ी वालों को दो दे रहे हैं कि ऊपर से नहीं आने के कारण वो सवारियाँ भी नहीं आ रही हैं घरों से, कि हमें ऊपर से जाना पड़ रहा है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको ये बताते चले कि ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन पहनकर फरार हुए शातिर चोर को अब पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल घटना 11 अप्रैल 2025 की है, जब चोर ने चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। हालांकि पूरी वारदात दुकान में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और लगातार कोशिशों के बाद आरोपी को यूपी के रामपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। रुद्रपुर का मामला है, यहाँ पर
अप्रैल 2025 में यानी इसी साल अप्रैल के महीने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि यूपी के रामपुर जिले से इस आरोपी को अब धर दबोच लिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की से खबर है, जहां पर एजेंटों द्वारा भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर यूक्रेन भेजने का गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल आपको ये बताएं कि एजेंटों के जाल में फंसे भारतीय युवकों को यूक्रेन और रूस युद्ध में झोंका जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले विवेक सिंह रावत को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूक्रेन भेजा गया, जहां पर पहुंचते ही उन्हें जबरन युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया। यूक्रेन में कई भारतीय युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ किसी तरह जान बचाकर सूझबूझ के साथ भारत लौट आए हैं। तो वहीं मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित युवक और यूनियन नेताओं ने फर्जी एजेंटों पर सख्त कार्रवाई और विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही पीड़ित विवेक सिंह रावत ने बताया कि 1 जनवरी को पानीपत से दिल्ली तक पद यात्रा कर केंद्र सरकार से मदद की मांग की जाएगी। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील भी की है। यहाँ से हम गए थे मार्च में, मतलब एक लड़का नहीं गया था, मैं काफ़ी लड़के गए थे यहाँ से, जिनको ऐसे ही बोलते थे कि विजिट टू वर्क पे भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्क परमिट दिला देंगे, काम लगा देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे जाके, और सिक्योरिटी की जॉब होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उनसे पूछा भी था कि टूरिस्ट वीज़ा पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। कहते अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो हम असाइलम डलवा देंगे, कि आप वहाँ पे बोल देना कि हमें अपने देश से खतरा है, तो वहाँ पे आप शरणार्थी बन जाओगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमें भी ये था कि घर वालों ने यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलरीज तो मिल नहीं रही थी जॉब पे यहाँ पे भी प्रॉपर, है ना। तो वो वहाँ पर गए हम, वहाँ पे जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ सिम तक नहीं मिली हमें। सिम के लिए हमने पूछा तो वो कहते कि आपको सिम मिलेगी ही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वाले को रशिया गवर्नमेंट सिम देती ही नहीं है। ये भाई उत्तराखंड से हैं, कुछ सहारनपुर जिले से हैं और कुछ हमारे हरियाणा प्रदेश से हैं। ये हमारा भाई विवेक कुमार है, ये उत्तराखंड पौड़ी का रहने वाला। ये कुछ दिन पहले यूक्रेन में गया था और वहां से नौकरी का झांसा देकर दलालों के द्वारा ले जाया गया था, और वहां फिर इसे यूक्रेन के युद्ध में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला गया, वहां से युद्ध में भेज दिया गया। तो यहाँ के जितने भी बच्चे वहां गए हुए, उन्हें सबको झांसा देकर यहाँ से दलाल लेकर जाएंगे और वहां डायरेक्ट युद्ध में भेज देंगे। तो हमारे उत्तराखंड के भी उसमें लगभग 4-5 बच्चे गए हुए। उसमें एक तो ये हमारा विवेक कुमार जिंदा आ गया, और एक हमारे उधम सिंह नगर के थे राकेश कुमार, उनकी बॉडी आई, और अभी लगभग 4-5 बच्चे हमारे और वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए। तो हमारा यहाँ भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन है कि गृह मंत्रालय में और या विदेश मंत्रालय में वो बात करें। तो भाई उत्तराखंड की राजनीति और सियासत अब पोस्टर, भाषण और रैलियों से आगे निकल चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों या कुछ समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की तैयारियों ने ये साफ कर दिया है कि अगला चुनाव मैदान के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वीडियो ने राज्य की सियासत में ऐसी एंट्री मारी है जिसने लोकतंत्र, नैतिकता और कानून, इन तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उत्तराखंड का चुनाव अब डिजिटल वॉर और साइबर स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोग सहज हैं, तकनीकी तौर पर उतने जागरूक नहीं हैं। ऐसे में फेक वीडियो अगर बार बार परोसे गए तो उसका नकारात्मक असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। राजनीति में सच से ज्यादा असर नेगेटिव परसेप्शन का होता है। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में पहुंचने के लिए ललायित है, वो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग अब उत्तराखंड की राजनीति में होने लगा है, उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में उभर करके आएंगे। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बने हुए वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फेक हैं। क्यों? और दूसरा ये है कि उनको नकली या फेक जो बनाने कौन बताएगा उनको जा कर के। तो ऐसे में जो चीज़ें जनता के बीच में जाएंगी वो एक नैरेटिव क्रिएट करेंगी, और राजनीति में सत्य या असत्य से परे नैरेटिव का खेल होता है। नैरेटिव महत्वपूर्ण होता है। जिसके पक्ष में नैरेटिव होगा चुनाव उसी के पक्ष में जाता है, जिसके खिलाफ नैरेटिव होगा वो सत्ता से दूर होगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर AI के दुरुपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताता रहा है। वैश्विक सम्मेलनों में नैतिक AI
जिम्मेदार टेक्नोलॉजी और डिफेक के खिलाफ कड़े नियमों की वकालत की जाती है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। यहाँ एआई वही काम करता नजर आ रहा है जिसे रोकने की बातें वैश्विक मंचों पर की जाती है। यही विरोधाभास इस पूरे मुद्दे को और तीखा बना देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि सोशल मीडिया और एआई आज के समय का मजबूत माध्यम है। हम इसका इस्तेमाल अपनी योजनाओं और बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन चुनाव धरातल पर लड़े जाते हैं। लोग विकास और काम देखकर वोट करते हैं। एआई और सोशल मीडिया केवल एक माध्यम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता में बैठी बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एआई का सहारा ले रही है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे सवाल हाशिए पर चले जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि एआई एक ताकतवर तकनीक है, लेकिन अगर इसका नकारात्मक इस्तेमाल किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। बीजेपी एआई के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस जनता को सच्चाई बताएगी। अगर एआई का इस्तेमाल होगा भी तो सकारात्मक मुद्दों और जनहित के सवालों पर होना चाहिए। चुनाव सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, और जो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम चीज़ें डालने का काम करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, हम इन चीज़ों को जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमारी बातों का असर पड़ता है। पर चुनाव इससे अलग है। चुनाव में हम लोगों के बीच में जाते हैं। चुनाव का एक कार्य करने की अपनी एक अलग सीमा है और लोगों तक पहुँचते हैं हम। एआई और या सोशल मीडिया केवल हमारी उन योजनाओं को या हमारी बातों को या हमारे द्वारा कही गई जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कहे हुए हमारे जो शब्द हैं वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये एक अलग हमारा तारतम्य है। आप दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो मेन प्लेयर्स होते हैं, उनको देखेंगे तो भाजपा जरूर एआई के माध्यम से लोगों के मन में ये प्रभाव डालने की कोशिश करेगी कि बहुत सारा काम हो रहा है, या यूं कहूं कि वो बहुत सारा काम उनका हिंदू मुसलमान के एंगल पे जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो भी बताएगी असलियत जनता की। और एआई का तकनीक भी इस्तेमाल किया जाए तो सकारात्मक रूप से करके जनता के बीच में जाया जाए। एआई की इस सियासी लड़ाई को देखते हुए अब साइबर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। फेक वीडियो और डिफेक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एएसपी साइबर पुलिस कुश मिश्रा का कहना है कि एआई से बने फर्जी वीडियो को रोकना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सामने आने के बाद बीएनएस की धारा 353 और 336 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हयोग पोर्टल और आधुनिक एआई टूल्स की मदद से ऐसे कंटेंट की पहचान और उसे हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हमने कुछ साइबर एसटीएफ साइबर में आईजी सर के निर्देशानुसार कुछ टूल्स हमने बाय किए हैं और इवन रेंट पे लिए हैं। वो टूल्स क्या होते हैं, आपकी सोशल मीडिया साइट से एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं, एक तरह के एआई लेड एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं। तो वो यूआरएल्स को ग्रैब करते हैं, यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वैसे यूआरएल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको देखते हैं और फिर उन पे जांच होती है और जांच होने के बाद कार्रवाई। कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। 2027 और चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।